हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। भूषण साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आयुष जैन फिर से आपके लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ पार्ट 3। किस चीज का? केजीएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। किस चीज के लिए? नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग ने यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपरली जो हमारे जो पिछले दोनों वीडियोस में थे उसमें हमने टोटली कवर किए थे 40 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग और 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो कि पिछले अब तक के हमारे केजीएमयू यानी कि क्या, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको यहां पर इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये हमारे लोग यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड को इसको फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ में यहां पर आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के यहाँ पे सारे सेशंस और सारे पीवाईक्यू अलग अलग स्टेट के, जो कि कौन लेगा यहाँ पर? लेंगे भरत सर, रेणुका मैम और वानी मैम। यहाँ पर आपको लेंगे इंग्लिश मीडियम में। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आप यहाँ पे फेस कर रहे हो, से जूझ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में है रोहित सर, अभिनव सर और हमारे यहाँ पे शिवानी मैम, जो कि आपके यहाँ पे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और हमारे यहाँ पे जीव विज्ञान को हिंदी माध्यम में लेंगे। और मैं आयुष जैन यहाँ पर आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड को लूंगा दोनों माध्यम में, यानी कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। पेपर दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दोनों को मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो ये है हमारे भूषण साइंस प्लस का स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, जिस पर आप कभी भी यहाँ पर 10 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100% कस्टमर सपोर्ट। और यहाँ पे आपको क्या होगा, आपके सारे डाउट्स, क्वेरीज सबका यहाँ पर आपको सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और मान लीजिए अगर आपको यहां पे सब कुछ पढ़ना है तो आप किस पे लॉगिन कर सकते हैं? आप लॉगिन कर सकते हैं भूषण साइंस प्लस ऐप में। क्यों? क्योंकि भूषण साइंस इज नॉट जस्ट अ क्लास, इट इज मोर देन अ क्लास। ठीक है, तो ये आपको ऐप कहां से मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट जाना है अपने प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको टाइप करना है गूगल भूषण साइंस प्लस, वहां पे आपको ऐप मिलेगा, आपको फटाफट से उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है और आपको आपके क्रेडेंशियल्स डाल के वहां पे आपको मिल जाएगा सब चीजों का प्रॉपर एक्सेस। जिसमें क्या क्या रहेगा? जिसमें रहेगा आपके रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, पीडीएफ, नोट्स, पीपीटीज, एवरीथिंग। तो वहां पे जाके आप उसको यहाँ पे इजिली कभी भी देख सकते हो, चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग आएंगे और देखेंगे हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऐसा क्रैश कोर्स जो कि 2 महीना 60 दिन का ऐसा क्रैश कोर्स है, जिसमें हम पढ़ेंगे उतना जरूरी है जितना। ठीक है, माने कि हम यहाँ पर रैंडम टॉपिक्स को उतने कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे जो कि यहाँ पे पिछले सालों में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस इनसे, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, आपका पेपर निकल जाएगा और आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ेगी। और ये क्रैश कोर्स आपको कितने में मिल रहा है? ये क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 555 रुपए में, जो कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नॉमिनल प्राइस है। आप बाहर अपने खाना खाने जाते हो, वहां पर भी यहाँ आपको ऐसा प्राइस नहीं मिलेगा, जिसमें आपको क्योंकि आराम से 1000-1500 रुपए बाहर उड़ ही जाते हैं, बट यहां पे आपको इतने में यहां पे सब चीजें मिल रहा है। और हम यहां पर कौन से स्टेट्स को कवर कर रहे हैं? हम कवर कर रहे हैं यहां पर बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, बंगाल, दिल्ली, सारे स्टेट्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और सब स्टेट्स का हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यूज लेके आ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने फोकस किया था एम्स के ऊपर में। क्यों? क्योंकि एम्स इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने एम्स की भी एक पूरी सीरीज हमारे पास में अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम यहां पर आगे बढ़ जाए, हम लोग आते हैं हमारे आज के 41 क्वेश्चन में। ठीक है, पिछले दोनों वीडियोस में हमने 40 क्वेश्चंस देखे थे, इस वीडियो में हम लोग यहां पे देखेंगे 41 क्वेश्चंस के ऊपर से। ठीक है, अब यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, माने क्या? आइसबर्ग का यहां पे फ्लोटिंग टिप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे नर्सिंग का पेपर पढ़ रहा है, बर्फ जमाने का हमको कहां बता रहे हो?
ठीक है, तो यहां पे जो हम लोग इस फ्रेज को देखेंगे, फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग, ठीक है, ये जो फ्रेज होता है ना, ये जो है खासकर ये, ठीक है, ये ना एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके साथ में हमने क्या देखा हुआ है, हमारे डिजीज और पैथोजन का कनेक्शन, ठीक है। तो अब यहां पर जो है ये स्पेसिफिकली है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके कोई भी चीजों का जो यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड रह जाती है, फिर जो कि कोई चीज एकदम आपके अंदर 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 दबे रहती, मान लीजिए कोई केस है, ठीक है, वो एकदम बहुत अंदर दबा हुआ है करके, ऐसा मतलब उसको अब मिल ही नहीं रहा है वो केसेस इस टाइप से, तो उसको यहाँ पे इस फेनोमेनन के साथ में ढूंढा जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे क्या चीजें सॉर्ट कर दी जाती है, बहुत ज्यादा आसान करी जाती है। तब इस चीज को यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर में आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है, तो आप क्या करते हैं, उसको रैंडमली ढूंढने के जब क्या करते हो, सर्च बार में रहते हो, यहाँ पे ड्राइव में जाते हो, फिर आप वहां पे उस चीज को लिखते हो करके, तो आपको सब चीज का डेप्थ मिलता है ना करके ऐसा। तो यहाँ पे वही चीज होती करके ऐसा कि फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेनन जो है ऐसा हमारा, वो क्या बताता है हमको, क्या चीज बता रहा है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला है क्या, क्लिनिकल केसेस, माने क्या, इंसानों के सारे केसेस। दूसरे क्या बोलते हैं यहाँ पे, एपरेंट केसेस, माने क्या कि जो हमारे यहाँ पे अनडायग्नोस्ड रहे हैं वो, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, लेटेंट केसेस, माने कि जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें बहुत मतलब बोलते हैं ना कि दूरी आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है करके, फिर टाइम लग रहा है इन केसेस को। और चौथा बोलता है क्या, अनडायग्नोस्ड केसेस, माने कि जिनका यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो फ्लोटिंग टिप वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा किस चीज से मिलता जुलता है, ये प्रॉपर है आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर क्लिनिकल केसेस। क्यों क्लिनिकल केसेस रहेगा, क्योंकि ये जो यहां पर नर्सिंग वाला पार्ट है, ये स्पेसिफिकली फोकस करेगा ह्यूमंस के ऊपर में, ठीक है। और ह्यूमंस वाले केसेस में यहां पर अनडायग्नोस्ड केसेस भी, मैं आप बोलोगे सर अभी अभी तो आपने बोला, बिल्कुल होता है, लेकिन क्लिनिकल केसेस इसमें सब हो जाता है, मतलब कि डायग्नोस्ड वाला भी और अनडायग्नोस्ड वाला भी, ठीक है। तो यहां पर यह भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन यहां पर क्लिनिकल केसेस इसका है द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो बाकी यहां पे एपरेंट केसेस और लेटेंट केसेस यहां पर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल केस हुआ इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोल रहा है द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स, माने कि एक आइसबर्ग, एक आइस का टुकड़ा है ऐसा, वो जो डूबा हुआ है, ठीक है। सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स द हिडन मास ऑफ द डिजीज, ठीक है। क्या बोल रहा है, द हिडन मास ऑफ द डिजीज, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ कैरियर्स, माने क्या कि कोई जो बीमारी कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीजें लेके जाती है, कैरियर्स अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, जो इसको हम लोग यहां पे पता नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पे क्या बोल रहा है स्पेसिफिकली, यहां बोल रहा है केस अनआइडेंटिफाइड केसेस एंड, ठीक है, सब क्लिनिकल केसेस, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पे द फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट्स, ठीक है, व्हाट द डॉक्टर सीज एट इट्स ऑफिस, माने क्या कि जो यहां पे मतलब बोलते हैं ना कि जो आइसबर्ग का जो डूबा वाला पार्ट है वो चीजें उसमें पता चलती है, लेकिन फ्लोटिंग टिप माने जो ऊपर है वो क्या देखता है, वो डॉक्टर देखता है अपने ऑफिस वगैरह में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी जगहों पर। तो ये एक तरीके का फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको उसको याद रखना है कि यहां पे मतलब समझ लो कि अगर फ्लोटिंग टिप है माने क्या, तैरने वाला पार्ट, तो उसमें इंसान जो है तैर जाएगा। इंसान मतलब क्या, क्लिनिकल, क्योंकि क्लिनिक में क्या होता है, क्लिनिक में इंसान ही जाता है। अब सर जानवर भी तो जाता है, जानवर तो नहीं, लेकिन वेटनरी क्लिनिक में जाता है, ठीक है। तो चलो क्लिनिक माने इंसान वाला पार्ट, और यहां पर डॉक्टर जो है वो उसको देखता है। 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है द टर्म मैस्टिकेशन मीन्स, ठीक है। अब यहां पर जो टर्म है मैस्टिकेशन, ठीक है, मैं जानता हूं यहां पर किस चीज से यहाँ पे वर्ड रिलेट कर रहा है, बट यहां पे टर्म है ये मैस्टिकेशन। तो अब बोल रहा है मैस्टिकेशन वर्ड किससे मिल रहा है। सबसे पहले तो हमको मैस्टिकेशन का मतलब समझना होता है कि मैस्टिकेशन मतलब क्या, ठीक है। मैस्टिकेशन मतलब कि कोई भी खाने के टुकड़े को छोटे 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 हिस्सों में तोड़ना और फिर उसको खा जाना, ठीक है।
तो यहां पर आपने अगर देखा, बोले मैस्टिकेशन माने बोले डाइजेशन करना, नहीं, डाइजेशन में तो ऑलरेडी टूटा हुआ रहता है सब चीजें, डाइजेशन हो गया, रॉन्ग। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, भाई जब कोई चीज डाइजेस्ट हो चुकी है तो अभी जब क्या एब्जॉर्ब होगी, तो ये भी हो गया रॉन्ग। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन, यानी कि डायरेक्ट निगल जाना। ठीक है, सॉरी निगल जाना बोल रहे, डायरेक्ट से बाहर निकाल देना, तो ये भी हो गया रॉन्ग। बचा क्या, च्यूइंग, तो ये हो गया करेक्ट, डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। च्यूइंग करेक्ट यहां पर क्यों है, अक्सर आप बोलोगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसको खा जाना। ठीक है, तो भाई हम लोग च्यूइंग में भी तो वही करते हैं। हमने यहाँ पे रोटी ली, रोटी में हमने सब्जी लगाई, सब्जी को लगा के हमने मुंह में डाला और हमारे दांतों ने क्या किया, उसको काटा बराबर से। ठीक है, उसमें हमारा फिर सलाइवा मिक्स हुआ, फिर वहां पे काटते काटते फिर गोला बना, उसका हमने डायरेक्ट खाया अंदर में, तो च्यूइंग वाली प्रोसेस आई ना, तो यहां पे च्यूइंग हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, च्यूइंग के साथ में आगे बढ़ेंगे। चलो आंसर हुआ डी, मैस्टिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इन विच द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। देखिए मैं वही बताया ना, यहां पे स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है, बोथ मैकेनिकली एंड केमिकली। माने मैकेनिकली माने क्या, दांतों से तोड़ना, और केमिकली माने क्या, सलाइवा की हेल्प से तोड़ना। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों का हमारा अर्थ जो है वो कंप्लीट हो गया। 43वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कार्डिनल साइंस ऑफ इंफ्लामेशन आर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, माने कि इंफ्लामेशन में कार्डिनल साइंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो समझ लो कार्डिनल माने क्या, रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, इन्फ्लेमेशन माने क्या, उसकी जो यहाँ पे नसें हैं, जो हार्ट के अंदर की जो मसल्स है उसमें यहाँ पे फूल जाना उसका। ठीक है, तो वो हो गया इन्फ्लेमेशन। तो बोल रहा है कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है यहां पे क्या होगा। अब इसमें आपको बोल रहा है कार्डिनल साइंस, मतलब हार्ट में यहां पर अगर मान लीजिए आपको कोई दर्द चीज होती, मतलब कि मान लो कोई बीमारी, फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रोक आया, तो उसमें क्या होगा, आपको दर्द होगा, बिल्कुल होएगा। ठीक है, आपको रेडनेस आ सकती है, आपका खून एक जगह पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, स्वेलिंग बिल्कुल फूल जाएगा, लेकिन क्या आपका ये गर्म होएगा, हाइपोथर्मिया मतलब सॉरी ठंडा होएगा, तो ये चीज यहां पर नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन बोलिए, यहां बोल रहे ना आर ऑल एक्सेप्ट, जो चीजें नहीं होती है एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पे हाइपोथर्मिया जो है वो नहीं होता है, माने कि वहां पे हार्ट जो है ठंडा नहीं पड़ता है, वी आर स्टिल वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वहां पे हार्ट अभी भी गर्म ही रहता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं यहां पे होती है, तो ये हो गए तीनों हमारे गलत ऑप्शंस। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बोला है, एक्सेप्ट बोला है, तो यहां पे हमारा हाइपोथर्मिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बोल रहा है व्हेन एक्सपोज्ड टू कोल्ड टेम्परेचर्स। ठीक है, योर बॉडी, माने कि क्या, व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर, एक्सपोज माने क्या, जब आप उसके सामने कोल्ड टेम्परेचर में आते हो, यहां पे कोल्ड टेम्परेचर माने कि ठंडा तापमान, कोल्ड टेम्परेचर, योर बॉडी बिगिंस टू लूज हीट, माने क्या वहां से हीट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत तेजी से, देन इट्स प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे लेंथली एक्सपोजर विथ इवेंचुअली यूज अप योर बॉडीज स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, अब वहां पे जब हीट लूज करने लग जाएगी तो बॉडी जो है हमारी खुद की एनर्जी हमने स्टोर करके रखी है, जितना सारा खाना हमने खाया है उसको वहां पे स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा, विच लीड्स टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर उससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे बॉडी टेम्परेचर दैट इज टू लो, है ना, टू लो अफेक्ट्स द ब्रेन। ये देखिए यहां पे लिखा गया, यहां पे बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो यहां पे ब्रेन को अफेक्ट करेगा। उसके बाद में क्या लिखा है, मेकिंग द विक्टिम मेड टू थिंक क्लियरली और मूव वेल, इट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया।
ठीक है, माने कि इस फिनोमेनन को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है, ठीक है, अनडिसेंड टेस्टिस इज टर्म्ड एज, माने क्या कि यहां पर जो हमारे अंडकोश है, जो बॉल्स है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो यहां पर स्क्रोटम में नहीं आ पाती हैं, मतलब कि स्क्रोटम माने क्या, जो टेस्टिस को होल्ड करने वाला पाउच है, वो अंडकोश जो हमारे यहाँ पे उस पाउच में नहीं आ पाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो हमारे पास में यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है मेरे पे? क्रिप्टोकॉर्डिज्म। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंग्लिंगुइनल हर्निया। तीसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है? अम्बिलिकल हर्निया। और चौथा क्या बोल रहा है यहाँ पे? हाइड्रोसील। तो भाई अगर मान लीजिए यहां पर आपके अलग अलग, देखिए कभी कभी क्या होता है, एक टेस्टिकल आता है, एक टेस्टिकल नहीं आता है, कभी कभी दोनों ही नहीं आ पाते हैं, कभी कभी यहां पर दोनों प्रॉपरली आ जाते हैं और कभी कभी यहां पर आते हैं लेकिन यहां पर उलझ जाते हैं आपस में, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग आपके सिचुएशंस होते हैं। तो लेकिन अब यहां पे क्या बोल रहा है? अनडिसेंट टेस्टिकल्स, ठीक है, माने क्या आए नहीं है प्रॉपरली, तो उस सिचुएशन को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को हम लोग यहां पर बोलेंगे क्रिप्टोकॉर्डिज्म, ठीक है, माने कि स्क्रोटम में यहां पे टेस्टिकल्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर इसका ये हुआ करेक्ट आंसर, ठीक है। बोल रहा है अ कंडीशन इन विच वन और बोथ टेस्टिकल्स, ठीक है, फेल टू मूव फ्रॉम द एब्डोमिनल्स, ठीक है, मूव फ्रॉम द एब्डोमेन वेयर दे डेवलप बिफोर बर्थ, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है कि जब यहां पे वन और बोथ टेस्टिकल्स, माने कि वन और बोथ, एक या फिर दोनों यहां पर फेल हो जाते हैं, किसमें? स्क्रोटम में आने से, कहां पर से? एब्डोमेन में से, ठीक है। वेयर दे डेवलप बिफोर बर्थ, माने क्या? जन्म के पहले जो टेस्टिकल्स है ये एब्डोमेन के अंदर डेवलप होते हैं और जन्म के समय पे ये यहां पे स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, मतलब कि उस थैली में वहां पर आ जाते हैं, ठीक है, बिफोर बर्थ इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। उसके बाद लिखा क्रिप्टोकॉर्डिज्म में increase the risk for development of, ठीक है, testicular cancer, sorry, also called undescent testicles, ठीक है। तो यहां पर इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? यहां पे आप इसको अनडिसेंट टेस्टिकल्स भी बोल सकते हैं और क्रिप्टोकॉर्डिज्म भी कह सकते हैं, मतलब किसमें? जब एक या दोनों टेस्टिकल्स थैली में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 45वां क्वेश्चन दोस्तों यहां पे क्या बोल रहा है? ओल्ड मैन्स अपीयरेंस इज सीन इन चिल्ड्रन विथ, माने कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिसमें यहां पर आपको एक बूढ़े व्यक्ति के जैसे सिम्टम्स जो है वो देखने मिलेंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा स्किन जो है हल्की सी लटकी हुई है, मूवमेंट ढंग से नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे बार बार आंखें ऐसे मतलब ब्लिंक ब्लिंक हो रही हैं, जैसे एक बूढ़े व्यक्ति के आसपास में हम नेचुरली देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है? ओल्ड मैन्स अपीयरेंस सीन इन चिल्ड्रंस विथ, ठीक है। चार ऑप्शन यहां पे क्या है? फीवर, मरास्मस, जॉन्डिस और चौथा क्या है? एंसेफेलोपैथी, ठीक है। अब हम लोग यहां पे इसको देखेंगे। फीवर तो भाई यहां पे किसी को भी आ सकता है, तो यहां पे ओल्ड मैन वाला सिम्टम आया नहीं, फीवर हो गया गलत, ठीक है। मरास्मस ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। मरास्मस हमारा करेक्ट आंसर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर बूढ़े व्यक्तियों में प्रोटीन वाली कमी जो है वो हो सकती है और साथ साथ में किसमें हो सकती है? जो नए नए बच्चे रहते हैं तो उनमें ये दोनों में यहां पर सिम्टम जो है वो कॉमनली देखा जाता है। मरास्मस इस कंडीशन को बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाती है। जॉन्डिस यहां पर ओल्ड मैन के किसी को भी हो सकता है, तो जॉन्डिस भी हो गया हमारा गलत। और एंसेलोपैथी जो हमारा पार्ट है ये भी हो गया गलत, क्योंकि इसमें हमारी ब्रेन वेव वाला पार्ट जो है वो सबसे मिलता जुलता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? मरास्मस। मरास्मस के साथ में आगे बढ़ेंगे, देखते हैं मरास्मस क्या है, ठीक है। यहां पे बोल रहा है मरास्मस इज अ सीवियर, ठीक है, सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोटीन
एनर्जी, ठीक है, उसके बाद मैल न्यूट्रिशन। ये देखिए यहां पे मैंने बोला ना, यहां पर ये वही बोल रहा है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, माने क्या, कुपोषण किसके कारण से, प्रोटीन की एनर्जी ना प्राप्त कर पाने के कारण से। इट अकर्स, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल कैलोरी इनसफिशियंसी, माने कि यहां पे टोटल कैलोरी आ नहीं पाती है, ठीक है। दिस लीड्स टू ओवर्ट लॉस, ठीक है, एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स, ठीक है। यहां पे मतलब क्या होता है, यहां पर मसल लॉस होता है एडिपोज टिश्यू और मसल्स का, ठीक है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्या, मरास्मस। माने कि आप इसको कैसे याद रखोगे कि अगर प्रोटीन नहीं मिला तो मैरास्मस से मरेंगे, मरास्मस, ठीक है। तो यहां पे मरने वाला पार्ट आ गया आपका, कौन सा, मरास्मस आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 46वें क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डेंजर साइंस शुड बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इमीडिएटली बाय ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड। माने क्या, जब एंटीपार्टम पीरियड, माने कि जब यहां पर बच्चा जो है डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड का मीनिंग, एंटीपार्टम मीनिंग क्या है, जब बच्चा यहां पर पैदा नहीं हुआ है, जब मतलब कि वो अभी फीटस स्टेज में है, तो उसको हम लोग नर्सिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम पीरियड। और जब यहां पर बच्चा पैदा हो जाता है तो यहां पर हम लोग उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। यहां पर पोस्टमार्टम वाला नहीं है, पोस्टपार्टम है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज अ डेंजर साइन है, मतलब कि खतरनाक है, किसका, शुड बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इमीडिएटली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड। मानने कि अगर मान लीजिए कोई महिला है, वो गर्भवती है, यहां पर अभी तक उसका बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है, और सर कौन सा खतरनाक साइन है जिसको देख के एक नर्स को, यहां पे डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, ब्लड विजन, दूसरा बोल रहा है पे क्या, नेजल स्टफनेस, तीसरा यहां पे क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, और चौथा क्या बोल रहे हैं यहां पे, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, कौन सा, चलो सबसे पहले आते किस पे, हम लोग आते कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन का यहां पर प्रेगनेंसी से डायरेक्ट रोल नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट रोल रहेगा, लेकिन ये किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन होगा गलत आंसर। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ठीक है। तो ब्रेस्ट टेंडरनेस भी यहां पे हो गया हमारा गलत ऑप्शन, क्यों, क्योंकि यहां पे जो महिला मान लीजिए प्रेग्नेंट है, तो उसके स्तनों में यहां पर टेंडरनेस यहां पे आ सकती है, माने कि यहां पे लैक्टेशन, माने कि दूध यहां पे बनाने वाला जो काम है वो भी यहां पे बिगड़ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, और साथ साथ मान लीजिए उनके यहां पे ब्रेस्ट का शेप भी बिगड़ सकता है, ठीक है। यहां पे जरूरी नहीं कि बिगड़ेगा, लेकिन बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी हुआ गलत, ठीक है। तीसरा यहां पे क्या है, नेजल स्टफनेस, ये भी बहुत कॉमनली देखी जाती है, जो यहां पर किसी को भी हो सकता है, मतलब कि उनके नाक वाला जो पार्ट है वहां पे थोड़ी सी स्टफनेस हो जाती है, थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह में हल्का फुल्का ऊपर नीचे जल्दी हुई थकान अगर जो है वो आ जाती है, तो नेजल स्टफनेस भी यहां पे कॉमनली देखा जाता है। लेकिन ब्लड विजन, ठीक है, ये क्या है, ये डेंजर साइन है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पे जो यहां पे प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, और उसको यहां पे ब्लड विजन है, माने कि यहां पे धुंधला धुंधला दिखाने देने लग गया है, तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन होता है, जिसको एक यहां पे नर्स को इजीली डॉक्टर को बताने की, बहुत ज्यादा जल्दी इंफॉर्म करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यूजुअली देखा नहीं जाता, और अगर ये देखा जा रहा है मतलब ये डेंजर वाला बात है, ठीक है। ब्लड विजन के साथ में आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। बोल रहा है यहां पे एंटीपार्टम पीरियड, ठीक है, माने क्या, स्पेसिफिक पीरियड, यहां पैसिफिक नहीं होगा भाई, स्पेसिफिक होएगा यहां पर ये, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड बिफोर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी इन द बॉडी, ठीक है, डिलीवरी, सॉरी इन फ्रॉम द
बॉडी। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, ब्लर विजन इज अ सीन, ब्लड विजन इज सीन, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा SEEEN वाला सीन, ठीक है, सीन बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ वाइटल साइंस। माने क्या कि अगर यहां पे वाइटल साइंस की इंस्टेबिलिटी हुई, वाइटल साइंस माने कौन से ब्लड प्रेशर हो गया या फिर आपका पल्स रेट हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, ये सारे आपके हो गए वाइटल साइंस। माने क्या, जो कि आपको एक तरीके से बताता है कि जो यहाँ पे जीवित रहने वाले पार्ट हैं वाइटल, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वाइटल अमीन्स, विटामिन, वाइटल माने के जरूरी है जो हमारे पार्ट के लिए, तो वाइटल यहाँ पे साइंस का देख के भी हमको इसको हो सकता है। अगर उसकी यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, मानने की यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, तो यहाँ पे ब्लरी विजन हमको देखने मिल सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द ईयर। माने क्या कि यहां पर एक एक्ट था, वो एक्ट यहां पर कौन सा था, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। माने क्या कि भारतीय मानसिक स्वास्थ्य एक्ट, माने मानसिक स्वास्थ्य आपका वो स्कीम योजना, ठीक है। तो ये जो एक्ट था मुहिम, तो ये जो एक्ट था माने कि मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ माने क्या, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। यानी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है, इसका यहां पर जो भारत ने इसका जो मुहिम था वो किस साल में लॉन्च किया गया था, तो भाई आपको यहां पे याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ये लॉन्च किया गया था कब, 1987 में, ठीक है। कब, जब इंडिया हमारी पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, कब जीती थी, 1983 में, ठीक है। तो आप भाई इसको कैसे याद रखोगे, आप इसको ऐसे याद रख लो कि जब इंडिया यहां पर वर्ल्ड कप जीती, उसके बाद क्या लोग बाग खुश हो गए, अगले बार तक के अगले वर्ल्ड कप, यहाँ जो 1987 वर्ल्ड कप हुआ, यहां पर फिर इंडिया हार गई, उसके बाद में यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया, तो 1987 का वर्ल्ड कप जो था दूसरी टीम जीत गई, इंडिया हार गई थी। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे याद रख लो। तो 1987 में मेंटल हेल्थ का यहाँ पे लोगों में बहुत बुरा असर पड़ा था, तो यहाँ पे इस चीज को भारत सरकार ने लॉन्च करा, ठीक है। याद रखने के लिए इंडिया का वर्ल्ड कप का एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। चलो यहाँ पे 1987 था इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बोल रहा है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मेंटल हेडेक, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एंड services for persons with mental illness and to protect, promote and fulfill the rights of such persons during delivery of mental health care and services and for matters connected thereof of इंसिडेंटल थिएटो। माने क्या कि यहां पे जो एक्ट था ये किसने लॉन्च किया था कि जो लोग यहां पर मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, मल्टीपल सारी चीजें हो गई जिनसे अगर मान लो ये लोग जूझ रहे हैं, तो यहां पर उस चीज को इन लोग यहां पर एक्ट के साथ में डॉक्टर्स जो है उसकी इजिली चेकअप करेंगे, उनको यहां पे इन सब चीजों से राहत देंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन आते हैं, 48वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स इज द यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भाई हम लोग सब लोग ने 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। आप लोगों ने भाई देखी होगी मूवी सुल्तान, जिसमें सुल्तान का बच्चा यहाँ पे क्या होता है, मर जाता है और वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलता है, तो उसका खून क्या रहता है, AB नेगेटिव रहता है और बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन वो AB नेगेटिव जो है वो बहुत सिर्फ AB नेगेटिव को ही खून दे पाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा है किसमें, बायोलॉजी में पढ़ा है हमने, कौन सा, मल्टीपल एलिलिज्म,
ठीक है, जिसमें क्या हमारे पास 4 ग्रुप कौन से ए बी ओ और ए बी। तो यहाँ पे होता है ना हमारा आई लग जाता है इसमें, आई ए, फिर आपका आता है आई बी, क्या कहता है आई ओ, आपका आता है आई ए बी, आपके ऐसे टाइप से अलग अलग सारे ग्रुप्स बनते हैं। तो जब यहां पर ओ के साथ में आई भी लग जाता है तो यहां पर ओ क्या होता है, यहां पे बन जाता है ये यूनिवर्सल डोनर। माने क्या कि ये जो ओ नेगेटिव वाला पार्ट है ये किसी को भी यहां पर खून चढ़ा सकता है। माने क्या, वो ए को भी चढ़ा देगा, वो आपके बी को भी चढ़ा देगा, वो आपके ए बी को भी चढ़ा देगा। ठीक है, ओ वाले को तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा कौन सा हुआ, ओ जो है ये यहाँ पे ओ को आप नेगेटिव लेके चल लो, ये हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, ओ पॉजिटिव, माने कि वो किसी से भी खून ले सकता है। ठीक है, चलो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है ओ नेगेटिव डोनर्स आर ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। ठीक है, बिकॉज एनीवन कैन रिसीव द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, फ्रॉम देयर डोनेशंस। माने क्या कि जो यहां पर एक व्यक्ति है जिसको खून की जरूरत है तो वो ओ नेगेटिव वाले से यहां पर कोई भी खून वो इजीली ले सकता है और उसके आरबीसी को यानी उसके रेड ब्लड सेल्स को वो अपने शरीर में इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव हुआ इसका करेक्ट आंसर। कैसे याद रखेंगे इसको, समझ लो सुल्तान मूवी का यहां पर केस को याद कर लो। ठीक है, वहां पे उसको ओ नेगेटिव नहीं मिलता तो यहां पे सुल्तान भी नहीं मिल पाता, इस कारण उसको बच्चा नहीं रह पाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है इन विच सर्जरी इज द फॉलोइंग मेश यूज्ड। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी सर्जरी है जहां पर मेश माने क्या, छन्नी। ठीक है, छन्नी यानी क्या, मैश। अब बोल रहा है कौन सी सर्जरी में छन्नी का उपयोग होता है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, हर्निया रिपेयर। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपेंडिक्शन। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैसेक्टोमी। ठीक है, और चौथा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोलेसिस्टिकोमी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो एपेक्टोमी में क्या होता है, जहां पर आपका जो यूट्रस में जो बच्चा नहीं आ पाता है उसको यहाँ पे काट के निकालना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया गलत, इसमें छन्नी यूज नहीं होती है। मेस्टेक्टोमी इस पे भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नसबंदी का प्रोसेस। तीसरा हो गया क्या, कोलिसिस्टेक्टोमी, यहाँ पे ये भी नहीं होता है। बचा हमारा क्या, हर्निया रिपेयर। जी हाँ, हर्निया के ऑपरेशन में यहां पर छन्नी बहुत ज्यादा यूज होती है। क्यों, क्योंकि जब अगर मान लीजिए वहां पे हर्निया जब होता है, यहाँ पे जब टेस्टिकल जो है वापस उसमें डेवलप अंदर आ जाता है, सर जब पाउच में आ जाता है तब वहां पे उसमें एक छन्नी लगाई जाती है ताकि वहां पर वो चीजें दोबारा ना हो पाए, मतलब कि छन्नी को इजीली क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल छन्नी रहती है, तो इसलिए इसको यहां पे हर्निया रिपेयर में वो चीजें यूज कराई जाती है। ठीक है, इसको यहां पर टिक लगाएंगे और स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हर्निया मेश इज अ मेडिकल डिवाइस विच इज, ठीक है, implanted into the upper stomach growth, ठीक है, और abdomen of the patient, ठीक है, undergoing hernia surgery। माने क्या, वहां पर जब उसको इसलिए छन्नी लगाई जाती है ताकि वहां पे क्या हो, टेस्टिकल्स यहां से वहां घूम के ऐसे वहां पे वापस से ना आ जाए, वहां पे एक जगह पे बने रहें। उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है, वहां पे फिर टेस्टिकल्स जो है वो आपके स्क्रोटम में बने रहते हैं। देखो भाई 50वां क्वेश्चन आया, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे। अब आगे यहां पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, ठीक है,
शुड अपीयर इन दी व्हाइट ब्लड सेल्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, जिसको कौन है व्हाइट ब्लड सेल्स में दिखने चाहिए। ठीक है, आगे हम बोल रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट टू इंडिकेट दैट द पेशेंट इज immunosuppressed and needs to be isolated। माने क्या, आप क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, ऐसा कौन सा यहां पे मेजरमेंट है जिसमें पता चलता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो यहां पे उसकी कमी हो रही है और जो पेशेंट है वो इम्यूनोसप्रेस्ड कहला रहा है, मतलब कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होते जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट बताना है। तो अब यहां पे क्या आएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया है हमारा 8500 अपॉन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, दूसरा क्या बोल रहा है 5600 सेल्स अपॉन मिलीमीटर क्यूब, तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 2000 सेल्स अपॉन मिलीमीटर क्यूब, चौथा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 11000 सेल्स अपॉन मिलीमीटर क्यूब। तो अब देखिए भाई यहां पे क्या बोल रहे हैं, सप्रेस बोल रहा है ना, यहां पर पावर्ड नहीं बोल रहा, सप्रेस बोल रहा, माने क्या, यहां पर जो चीज है वो दबी हुई है। ठीक है, तो यहां पे दबी रहने वाला पार्ट कब आएगा, जब कोई भी जो यहां पे जो सेल्स है वो यहां पे 4000 के नीचे आएगा। ठीक है, तो 4000 के नीचे हमको कौन सा लिख रहा है, 4000 नीचे है तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया 2000। तो अगर मान लीजिए यहां पे WBC की जो काउंट है वो यहां पर अगर 4000 के नीचे है तो यहां पे आप इम्यूनोसप्रेस्ड कहलाएंगे। ठीक है, इसमें आपको यहां पे बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा फिर आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजों का यहां पे आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा और मेडिसिनल रिक्वायरमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे 2000 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो भाई आपका आता है पावर्ड में, ये भी आता है आपका पावर्ड में, ये आता है आपका बाउंड्री लाइन पे। ठीक है, तो आपको यहां पे इसको नहीं लगाना, आपको करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, ल्यूकोपेनिया। ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, WBC काउंट बिलो 4000 मिलीमीटर क्यूब इज अ, ठीक है, पॉसिबल साइन ऑफ सिस्टमिक इंफ्लेमेशन इन रिस्पॉन्स टू इंफेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट मे बी सीन इन इम्यूनोसप्रेस्ड और डायबिटेड पेशेंट्स। ठीक है, यहां पर अब देखिए इसको अलग से मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, क्या किसमें देखा जाता है, ये इम्यूनोसप्रेस्ड एंड डायबिटिक पेशेंट्स में, एज वेल एज इन द पेशेंट्स विथ ओवरवेलमिंग सेप्सिस। ठीक है, माने क्या कि ओवरवेलमिंग सेप्सिस, जब यहां पे आप अपने किसी भी एक नॉर्मल जो बोलते हैं ना वर्क, जो सेप्सिस वाला पार्ट है उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सोचने लग जाते हैं, उसके प्रति बहुत ज्यादा काम वाम करने लग जाते हैं करके, तो भी आपको यहाँ पर WBC की जो काउंट है वो डाउन देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। चलो भाई, आज का 51वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ प्री इलेक्टिक वुमेन, ठीक है, बेबी लाइंग विथ इट्स मदर वाइल मॉनिटरिंग। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, अ प्री इलेक्टिक, ठीक है, वुमेन्स बेबी, मतलब कि कौन सा जो अभी अभी जन्मा है और यहां पे उसका लैक्टेशन नहीं हुआ है। ठीक है, वुमेन्स बेबी लाइंग विथ इट्स मदर, ठीक है, यहां पे अपने माता के साथ वो लेटा हुआ है। ठीक है, वाइल मॉनिटरिंग द बेबीज वाइटल साइंस हैज अ लो बॉडी टेम्परेचर, माने क्या कि यहां पे उसके वाइटल साइंस में क्या देख रहा है, उसके बॉडी का जो तापमान है बहुत ज्यादा डाउन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। आपको यहाँ पे बहुत मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन क्या है, बोले कवर द बॉडी एंड चेक वाइटल्स आफ्टर 30 मिनट्स, माने कि आपको शरीर जो बच्चा है उसके बाद आपको शरीर को ढाकना है और 30 मिनट मतलब आधा घंटे बाद उसको दोबारा से चेक करना है।
दूसरा क्या बोल रहे हैं आपके, पनिश द मदर, माने कि अगर माँ का ख्याल नहीं करी तो माता को भी परेशान करना है, उसको पनिश करना है। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेपरेट द चाइल्ड फ्रॉम द मदर, माने कि माँ और बच्चे को दोनों को अलग अलग कर देना है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लेस द चाइल्ड अंडर अ रेडिएंट वार्नर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब जब मान लीजिए ऐसा कुछ है तो यहां पे क्या, जो अगर मान लीजिए हम है यहाँ पे क्या, हम अगर उसकी माता को बहुत ज्यादा डांट देंगे, उसको बहुत ज्यादा सजा दे देंगे, तो क्या बच्चा उससे ठीक हो जाएगा? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेपरेट द मदर फ्रॉम द चाइल्ड। ठीक है, फिर सेपरेट द चाइल्ड फ्रॉम द मदर, भाई यहाँ पे तो माता आपको यहाँ पे निपटाई देगी। ठीक है, तो ये भी हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लेस द चाइल्ड इन साइड अ वार्मर, ये भी हो गया गलत। गर्म जगह पे उसको नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर थोड़ा भी गर्म हो गया तो यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। और चौथा ऑप्शन आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कवर द बेबी एंड चेक वाइटल आफ्टर 30 मिनट्स, माने क्या यहाँ पे बच्चे को आपको ढकना है, उसके बाद में उसको यहाँ पे 30 मिनट बाद चेक करना है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, माने क्या, यहां पर जो बच्चा है उसको यहां पे आपको ढाकना है, और ढाकने की 30 मिनट बाद यहां पर उसको आपको चेक करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट। ठीक है, क्या पे क्या बोल रहा है, डूइंग दिस विथ विल मेंटेन द बेबीज टेम्परेचर back to normal and monitoring its vital signs after 30 minutes will show normal readings, माने क्या, यहां पर जो बच्चा है उसको कवर करने के बाद क्या होगा, उसका जो बॉडी टेम्परेचर वो जो डाउन जा रहा था वापस से रेगुलेटेड वे में आ जाएगा, बहुत ज्यादा नॉर्मल आ जाएगा। और यहां पर आधे घंटे बाद उसका जो रीडिंग्स हम लोग चेक करेंगे तो वो नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, मतलब बच्चा उसमें स्वस्थ कहलाया जाएगा। ठीक है, चलो 52वें क्वेश्चन में आते हैं। फिर से एक बड़ा क्वेश्चन आया है, समझ लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये। ठीक है, बोल रहे हैं यहां पे, अ पेशेंट इज कमिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, माने क्या, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आ रहा है। ओके, आफ्टर सीवियर ब्लीडिंग, माने क्या, उसको बहुत ज्यादा खून जो है वो बह रहा है, उसके बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहां पे, द चेंज, ठीक है, चेंज बोल रहे हैं, चार्ज सिस्टर, ठीक है, आस्क द नर्सिंग सिस्टर टू कैन्युलेट क्विकली, माने क्या कि उसको यहां पे कैन्युलेट लगाने को बोली। यहां पे जो बोलते हैं ना कि जिससे ड्रिप लग जाती करके, ऐसा छोटा सा नीडल कैन्युला, तो यहां पर उसको कैन्युलेट करने बोली। उसके बाद में बोली विच ऑफ द फॉलोइंग कैन्युला, ठीक है, डिलीवर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट शॉक। माने क्या कि आप क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, एक पेशेंट है, उसको चोट लग गई है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, वो गया दौड़ते 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 किसके पास में, नर्स के पास में। जहां की हेड नर्स थी उसने छोटी नर्स को बोला कि इसको एक कैन्युला लगा दो फटाफट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहां पे, ऐसा कौन सा कैन्युला लगेगा जिससे सबसे ज्यादा मात्रा में जो यहां पे दवाई है वो इजीली शरीर के अंदर में जाएगी। ठीक है, तो इससे एक सिंपल आपको यहां पे मैं रिलेशन बता दे रहा हूं, bigger cannula size is directly proportional to high amount of fluid flow। माने क्या कि जितना बड़ा कैन्युला का साइज होगा, मतलब उसको छेद है वो जितना बड़ा होएगा, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे, कि उसका जितना बहाव जो बाहर में निकलेगा। ठीक है, आप इसको और बेहतर तरीके से समझ लीजिए, आप गार्डन में पानी डालते हो, पानी डालने टाइम पे आप देखो, अगर मोटे यहाँ पे मुंह वाले पाइप से पानी डालोगे एकदम फव्वारे के साथ में, तो बहुत जल्दी आपका जो गार्डन है वो पूरा गीला हो जाएगा। लेकिन आप क्या, एक छोटे से पाइप के साथ में आप उसको ऐसे दबाते बैठे रहो, यहाँ ऐसे करते रहते हो, तो बहुत टाइम लगता है उसमें ऐसा। ठीक है, तो यहां पर भी सेम चीज है करके ऐसा। तो समझ लीजिए यहां पे हमको चार ऑप्शन क्या मिल रहे हैं, 20 गेज, 18 गेज, 16 गेज और 22 गेज। तो हमने अभी क्या देखा कि
better cannula, bigger cannula size directly proportional to high amount of fluid flow. तो पे सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पे सबसे बड़ा है 22 गेज। ठीक है, 22 गेज का जो हमारा यहाँ पे कैन्यूला होता है ये सबसे बड़ा कहलाता है और इसको किसी भी एडल्ट को यहाँ पर लगा सकते हैं। बेबीज को छोटे कैन्यूला साइज के साथ में लगाया जाता है और एडल्ट्स को 22 गेज के यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ में फ्लूइड जो है वो बाहर आपके शरीर में एंटर करता है। ठीक है, तो 22 गेज हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे देखा जाए, क्या बोल रहा है? 22 गेज कैन्यूला कैन पास 31 ml इन 21 मिनट्स। माने क्या कि 20 से 21 मिनट के अंदर अंदर में ये 31 ml जो फ्लूइड है वो शरीर में डाल सकता है। 31 ml मतलब समझ लो जो आपके यहाँ पे 10-10 ml वाली टेस्ट ट्यूब आती है ना, तो इतनी बड़ी एक टेस्ट ट्यूब, फिर इतनी बड़ी 2 टेस्ट ट्यूब, फिर एक बड़ी तीसरी टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ पे इन तीनों का मिला के ये कितनी देर में डाल देगी? 20 मिनट में ये चीजें आपके शरीर में डाल देगी। ठीक है, तो यहाँ पे 22 गेज हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलो 53वां क्वेश्चन, ये देखो ये बहुत अच्छा है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। बोल रहा है एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, इन अ 1 डे एंटीनेटल वुमेन इज व्हाट टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, माने कि 24 घंटे के अंदर अंदर में एंटीनेटल मतलब कि जिसका बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वुमेन इज व्हाट टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, माने कि जब क्या उसको जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको कैसे टाइप का हेमरेज आएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन क्या दिया है? प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड पार्टी और जनरल। तो यहां पर जो जनरल है वो हमारा वाला जनरल नहीं है। ठीक है, यहां पर जनरल पोस्टपार्टम कहलाता है। तो यहां पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? इसका करेक्ट आंसर होएगा प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी यहां पर क्यों होएगा? क्योंकि जब यहां पर 24 घंटे के लिए ये चीज एग्जामिन करी जाती है तब इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, वहां पे आपका पोस्टपार्टम। जब ये 24 घंटे के बाद से 72 घंटे, 96 घंटे ऐसे अलग अलग चले जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। जब यहाँ पे महीनों क्रॉस कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी या फिर थर्ड जनरेशन। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं जनरल, माने कि ऑल टाइम के लिए जो कहलाता है उसको हम लोग कहलाते हैं जनरल में। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया इसका करेक्ट वाला आंसर। ठीक है, यहां बोल रहा है प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज इज ब्लीडिंग दैट, ठीक है, अकर्स इन दी फर्स्ट 24 आवर्स एंड डिलीवरी। माने क्या? डिलीवरी के जस्ट बाद में यहां पे ये चीज जो है वो देखी जाती है। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है दोस्तों? व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एपिलेप्सी। माने क्या कि कोई भी व्यक्ति जिसको यहां पर मिर्गी का दौरा पड़ा है, जिसको फिट्स आ रही, जिसको एपिलेप्सी हो रही है, तो यहां पर किसी भी नर्स का यहां पर पहला काम क्या रहेगा? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? आईवी फ्लूइड देखना, दूसरा क्या है ओपन एयर फ्लो, तीसरा क्या है यहाँ पे एडमिनिस्टर मेडिकेशन, और चौथा यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट। ठीक है, अब यहां पर इसको ऐसे समझेंगे कि जब मान लीजिए किसी को भी यहाँ पे फिट्स आ रहे, किसी को भी मिर्गी पड़ रही है, जो नर्स है, नर्स कभी भी अपने हिसाब से दवाई नहीं दे सकती है, तो ऑप्शन सी तो हो गया गलत। ठीक है, अब ऑप्शन सी हो गया गलत, तो यहाँ पे आईवी फ्लूइड भी हो जाएगा गलत। क्यों? अगर वो दवाई नहीं दे सकती तो आईवी कैसे लगाएगी? ठीक है, अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, तो हम लोग इसको बोलेंगे ओपन एयर फ्लो। माने क्या? उसका एयर फ्लो निकालेगी, मतलब ओपन करेगी, और फिर अगला क्या बोल रहा है? रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स। अब यहां पे एयर फ्लो भी वो ओपन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि एपिलेप्सी में कभी भी किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं आती है। ठीक है, तो ये भी हो गया गलत। तो बचा क्या? रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स। रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स क्यों? क्योंकि एपिलेप्सी यानी कन्वर्जेंस में यहां पर बॉडी का एक्सट्रीम जो है वो ट्रेमर, शेकिंग होने लग जाती है बॉडी बहुत ज्यादा, और जैसे शेक होती है तो यहां पे नर्स का क्या काम रहता है कि यहां पे उसकी शेक होने को वो रोके, उसके मूवमेंट्स को वो रेस्ट्रिक्ट करे। ठीक है,
तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होएगा, क्योंकि वो अपने आप से दवाई नहीं दे सकती है और ना आईवी लगा सकती है और ना ही वो उसका ओपन एयर फ्लो करेगी, क्योंकि वहां पे उसको ऑलरेडी ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है वो हो रही है। ठीक है, यहां भी बोल रहा है इन द केस ऑफ एपिलेप्सी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इज फर्स्ट स्टेप अ नर्स शुड, यहां पे इनर्स लिखाया है, यहां पे उसको अ नर्स आएगा वो, ठीक है, अ नर्स शुड टेक इज टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारे दोस्तों क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी, ठीक है, वॉज डेवलप्ड बाय हुम, माने की एक ऐसे थ्योरी थी कि सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी, माने की इस थ्योरी में क्या होएगा, जो एक पर्सन है वो यहाँ पे सेल्फ केयर क्या क्या कर सकता है और नर्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है किसी भी चीज की डेफिशिएंसी आने में। मान लीजिए किसी को चोट आ गई है, तो चोट आने में क्या होता है आपके शरीर में, मतलब बहुत सारा खून का जो है लॉस होने लग जाता है, फिर क्या होता है आपके यहाँ पे आपकी स्किन जो पार्ट है उसके छोटे पार्ट में डेफिशिएंसी आ जाती है, अलग अलग चीजें होती है। तो इसमें यहाँ पे खुद से यहाँ पे केयर करना और यहाँ पे नर्स का रोल, कि ये जो थ्योरी थी वो किसने बताई थी, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन क्या बोल, चार ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉर्थिया ओरेम, अगला बोलता है डॉर्थियम जॉनसन, तीसरा बोल रहा है हमारे ऑप्शन में क्या, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और चौथा हमारे क्या बोल रहा है, वर्जीनिया हेंडरसन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग यहां पर क्या करेंगे, बहुत लोग यहां पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लगा के आएंगे, क्यों, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तो कहानी हमको पता है कि भाई इसको हम लोग लेडी विथ लैंप बोलते थे, वियतनाम के सोल्जर के यहाँ पे ठीक करती थी रात रात में जाके, तो यहाँ पे वो चीज को उसको फादर ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं। बट नहीं भाई, यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल नहीं आएगी, ठीक है। वर्जीनिया हेंडरसन ये भी यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे डॉर्थियम ओरेम और डॉर्थियम जॉनसन दोनों थे, दोनों भाई थे, ठीक है। बट जॉनसन महाशय ने ये काम नहीं किया था, ये काम किसने किया था, डॉर्थियम ओरेम ने, ठीक है। ये जो महाशय थे इन्होंने क्या बताया, सेल्फ केयर को कैसे करो और नर्सिंग को वहां पे कैसा रोल उसका हो सकता है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है दिस पर्सन गेव दिस थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर नर्सिंग डेफिसिट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56वां क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन भी है। बोल रहा है अ पेशेंट इज टेकिंग द प्रॉपर डाइट, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर बाय बुलिमिया नर्वोसा, बट द पेशेंट इज नॉट गेनिंग वेट, ठीक है, विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। माने क्या, एक पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है, एक प्रॉपर डाइट ले रहा है, किससे लड़ने के लिए, बुलिमिया नर्वोसा से, जिसमें क्या होता है बहुत अधिक यहां पर जो वेट है वो डाउन होता है। उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है, बट द पेशेंट इज नॉट गेटिंग सो नॉट गेनिंग वेट, विच ऑफ द नर्सिंग एडवाइस शुड बी अप्रोप्रिएट, माने क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी एडवाइस है जो कि उसके वजन को बढ़ाने में हेल्प करेगी, ठीक है। पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 2 आवर्स आफ्टर मील, ठीक है। मानने कि यहाँ पे खाना खाया उसको 2 घंटे बाद तक उसको देखते रहना, तो ये तो भाई यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ये वाला पार्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास में टाइम नहीं और यहाँ पे आप 1-2 घंटे के लिए उसको मेजर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे उसकी बॉडी जो है अलग अलग वर्क भी करते रहेगी, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे तीसरे क्या बोल रहे हैं, मेक अ डाइटरी चार्ट, ठीक है, या फिर मेक डाइटरी चेंजेस, यहां पे ये वाला पार्ट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो डाइटरी चेंजेस वाला पार्ट है कौन करता है, ये करता है पीडियाट्रिशियन या फिर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है एंकरेज एक्सरसाइज, माने क्या, एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं, भाई अभी पेशेंट है उसको ठीक होने में भी तो टाइम लगेगा ना, पहले ठीक हो जाए उसके बाद तो वेट बढ़ेगा उसका, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पार्ट भी हो गया गलत। चौथा हमारा क्या बोल रहा है, रिफर द पेशेंट टू अ थेरेपिस्ट, माने कि पेशेंट को थेरेपिस्ट के पास में रिकमेंड कर देना। तो भाई ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हुआ करेक्ट आंसर, क्यों,
क्योंकि जो पेशेंट है वो यहाँ पर डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उसका असेसमेंट करेगा, उसको हर चीजों पर जांचेगा, परखेगा, नापेगा, तोलेगा, सब चीजें करेगा। उसके बाद में उसको यहाँ पे सारे स्टेप्स बताएगा कि किस चीज के साथ आप यहाँ पर कैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। यहां पर दोस्तों बोल रहा है द नर्स हैव टू रिफर द पेशेंट टू अ थेरेपिस्ट फॉर फ्यूचर रिकमेंडेशंस, यानी कि फ्यूचर मतलब फर्दर जो आगे हो सकता है रिकमेंडेशंस के लिए वो क्या करेगी, वो यहां पर उसको किसको रिफर कर देगी, थेरेपिस्ट को। ठीक है, 57 क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है विच डाइट इज गिवन टू अ पेशेंट विथ 4th स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। मानने की यहाँ पे जो कोई ऐसे पेशेंट है जिसको यहाँ पे चौथे मतलब स्टेज का मतलब कि मॉडरेट लेवल का यहाँ पे उसको रीनल फेलियर हो चुका है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास में दोस्तों क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है लो वॉल्यूम मतलब कम पर बहुत ज्यादा हाई कैलोरी वाला। ठीक है, मतलब समझ लो एक ही खाओ पिज्जा लेकिन बहुत ज्यादा हाई कैलोरी है। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा खाओ और ज्यादा कैलोरी वाला खाओ, मतलब उससे बहुत ज्यादा ओबीज होने वाला पार्ट। तीसरा क्या, कम खाओ जिसमें कैलोरी भी बहुत कम रहे। और चौथा हमारा क्या बोल रहे हैं, ज्यादा खाओ लेकिन कम कैलोरी वाला रहे। तो यहां पे जिसका हमारा है पार्ट रहेगा, इसमें यहां पे आपका पार्ट रहेगा कौन सा करेक्ट, इसमें आपका रहेगा लो वॉल्यूम एंड लो कैलोरी। ठीक है, मतलब कि यहां पे कम खाना खाना है और यहां पे आपको बहुत ज्यादा तला गला खाना नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होती है। ठीक है, और अगर हाई कैलोरी हुई तो उतना टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। ठीक है, डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा तो रीनल पे बहुत ज्यादा किडनी पर भी लोड जो है वो पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम खाना खाना और कम कैलोरी वाला खाना भी खाना है। यहां बोल रहा है द पेशेंट शुड बी गिवन विथ लो वॉल्यूम एंड लो कैलोरी फूड इन केसेस ऑफ रीनल फेलियर। माने क्या, जहां पे उसको किडनी वाला जो फेलियर वाला पार्ट आता है यहां पे उसको यहाँ पे लो वॉल्यूम और लो कैलोरी को जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। 58वां क्वेश्चन आया, देखो दोस्तों बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, हैज एन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 8.5 ग्राम परसेंट। ठीक है, या फिर जो है G% है, उसके बाद में यहाँ पे ग्राम परसेंट लिखा हुआ है, इसको पर लोग पलट के कर देते हैं G%। ठीक है, बोल रहे हैं व्हाट इज द स्टेज ऑफ एनीमिया। माने कि जब उसके शरीर में, एक प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर में 8.5% के आसपास का यहाँ पे जो है वो क्या नाम का हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसको एनीमिया के कौन से स्टेज कहेंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया और चौथा क्या है, नॉर्मल रेंज। तो यहां पर जो इसका है आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, मॉडरेट एनीमिया, जिसमें क्या होता है, लेवल आपका होता है 8 से 10। इससे छोटे वाले को अपन लोग कहते हैं 4 से 7। ठीक है, इसके ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं 10 से 15, यहां पे आता है 15 से 20। ठीक है, तो यहां पे आपका अलग अलग टाइप के स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 8 से 10 वाला, जिसमें क्या है, एनीमिया जो है वो बहुत ज्यादा नियंत्रित लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है, ज्यादा भी नहीं और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। यहां पे वही बोल रहा है, अ प्रेग्नेंट वुमेन विल हैव अ मॉडरेट लेवल ऑफ एनीमिया बिकॉज इन द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ranges in between 8.5 to 10 mm upon Hg। माने क्या, यहां पे मर्क्यूरी के इस पे उसको जो है वो नापा जाता है। दोस्तों हमारे इसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड हैंड वॉशिंग टाइम अकॉर्डिंग टू WHO।
ठीक है, मानने क्या, ये देखिए क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है, मल्टीपल स्टेट्स में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे गुजरात में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहां पर, उत्तराखंड वगैरह में भी पूछा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने टीवी में एक ऐड देखी होगी, भाई 13 साबुन स्लो है करके, ऐसा वाला, जिसमें बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक की साबुन को रगड़ते रहता है, पर बाकी बच्चे आते हैं हैंड वॉश लेते फटाफट 10-15 सेकंड 20 सेकंड में साफ करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। 40-60 सेकेंड माने क्या 1 मिनट तक धोते रहो, दूसरा क्या यहाँ पे 10-15 सेकेंड, ठीक है, तीसरा क्या क्या बोल रहे 2 मिनट मानने की 120 सेकेंड, और तीसरा क्या बोल रहे 3 मिनट मानने की 180 सेकेंड। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों गलत, ये भी हो जाएगा गलत, और ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि करेक्ट टाइम क्या है 10 से 15 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड के बीच में ऐसा हैंड वॉशिंग का जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे वही बोल रहा है 10 to 15 और 20 सेकेंड्स इज द रिकमेंडेड टाइम फॉर वॉशिंग हैंड्स। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन सैनिटेशन, माने कि स्वच्छता को डिफाइन करें। ठीक है, पहला बोल रहा है क्या है, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, माने क्या गंदगी मेंटेन करना। दूसरा बोल रहा है हाइजीनिक एंड अनहाइजीनिक, मतलब कि साफ भी रखना और गंदा भी रखना। तीसरा क्या बोल रहा है, ये दोनों के दोनों। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइजीनिक, मतलब कि साफ सुथरा मेंटेन करना। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो गया करेक्ट। क्यों, क्योंकि सैनिटेशन में क्या होता है, सिर्फ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की ही प्रॉपरली तैयारी होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान जो है वो रखने की जरूरत है। ठीक है, यहां बोल रहे वही बोल रहे सैनिटेशन इज द हाइजीनिक प्रैक्टिसेस टू मेंटेन अ क्लीन एंड हेल्दी जर्म फ्री एनवायरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे बस इतना ही था। अगले वीडियो में आपके लिए मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसके साथ में आपको KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प होएगी। दोस्तों तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल और हमारे साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, मैं आयोजन आप सभी से यहाँ पे विदा लेता हूं। नमस्कार।